हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं आर्मेचर और जो रोटर होता है उनके बीच में क्या अंतर होता है, उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम मोटर के केस में अगर बात करेंगे तो उसमें आप सबको पता है कि मोटर की बात होती है तो यहाँ पे डीसी मोटर और सिंगल पेज एसी मोटर और 3 पेज एसी मोटर की बात करेंगे। और यहाँ पे समझेंगे जो हमारे पास में डीसी मोटर होती है उसके अंदर आर्मेचर का यूज करते हैं, और जो हमारे पास में सिंगल फेज मोटर होती है उसमें रोटर या आर्मेचर का भी उपयोग होता है। यानी कि जो कुछ मोटरें होती है जिसके अंदर रोटर यूज होता है और कुछ मोटरों के अंदर आर्मेचर भी होता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। और उसके बाद में जो 3 फेज मोटर होती है हमारे पास में उसमें स्क्वायर केज रोटर होता है और दूसरा वाउंड रोटर भी। जब मोटर को बल आघूर्ण प्राप्त करना होता है तब हमारे पास में 2 चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह रहने वाला भाग जिसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर यानी रोटर होता है, ठीक है ना, जो घूमने वाला भाग होता है, ठीक है ना। और जो फील्ड वाइंडिंग है वो मेन चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है, जो आर्मेचर या रोटर हुआ वो अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जो कि जो मेन चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है, और दोनों के आपस में विरोध होने के कारण यहाँ पे एक घुमाव बल उत्पन्न होता है जिसके कारण हमारी मोटर यहाँ पे 2 चुंबक दे रखी है, ठीक है ना, एन और दूसरी एच। तो यहाँ पे ये दोनों चुंबक है वो एक स्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, और इसी चुंबकीय क्षेत्र में जब हम धारावाही सालों को घुमाते हैं तो उसके अंदर भी ईएमएफ उत्पन्न होता है। ये जनरेटर की बात हो गई। और अगर परमानेंट मैग्नेट मोटर की बात करते हैं हम तो उसमें भी वैसे ही होता है, 2 चुंबकें, यहाँ पे ये फील्ड का कार्य करेगी, वो मेन चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगी, और यहाँ पे हमारे पास में जो आर्मेचर या फिर रोटर होगा जो कि क्या करेगा, उसके बीच में घूमेगा, वो भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और मेन चुंबकीय क्षेत्र और आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बीच में जो प्रतिक्रिया होगी जिसके कारण मोटर में एक घुमाव बल उत्पन्न हो जाता है। ये मोटर की बात हुई, और ये जो है वो जनरेटर की बात मैंने बताई, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया बेसिक फंडामेंटल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। उसके बाद में हम आगे बताते हैं आपको कि हमने बात की थी कि आर्मेचर और रोटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंगल फेज मोटर है तो सिंगल फेज मोटर में कुछ मोटर रोटर, कुछ मोटर में रोटर होता है, तो कुछ मोटर के अंदर आर्मेचर का प्रयोग किया जाता है। जैसे सिंगल फेज मोटर की बात अगर करूं मैं यहाँ पे कैपेसिटर मोटर की, तो कैपेसिटर मोटर के अंदर क्या होता है, रोटर होता है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल मोटर, रिएक्टेंस मोटर, तो उसके अंदर क्या होता है, आर्मेचर का प्रयोग किया जाता है। तो समझ गए आप। और उसके बाद में 3 फेज मोटर की बात करें तो यहाँ पे 3 फेज मोटर 2 होती है, एक स्क्वायर केज और दूसरी होती है स्लिप रिंग। तो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के अंदर स्क्वायर केज रोटर प्रयोग करते हैं, और जो हमारे पास में 3 फेज स्लिप रिंग मोटर होती है उसके अंदर वाउंड प्रकार का रोटर प्रयोग करते हैं। कि यहाँ पे रोटर और आर्मेचर में जो अंतर है उनके बारे में देख लेते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आर्मेचर है, और यहाँ पे ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों रोटर है। अब आपको ऐसे दिख रहा होगा कि सर ये तो यहाँ पे आर्मेचर है ना, ये आर्मेचर नहीं है, ये आपको जो दिख रहा है वो वाउंड रोटर है, ठीक है, जो कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर प्रयोग किया जाता है। अब वाउंड रोटर और ये हो गया स्क्वायर केज रोटर, और ये हो गया हमारे पास में आर्मेचर। तो यहां पे ध्यान रखना है जो हमारे पास में आर्मेचर है उसके ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित की गई है, आपको जैसे कि दिख रहा होगा। और उसके आगे की साइड में अगर आप जैसे देखोगे तो यहां पे एक कम्यूटेटर नजर आएगा। कम्यूटेटर यानी कि दिक् परिवर्तक होता है, और दिक् परिवर्तक का काम होता है एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, ठीक है। और उसके बाद में यहां पे आप देखोगे तो यहां पे रोटर दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको इसके ऊपर कोई स्लॉट नहीं नजर आ रहे हैं, ना इसके ऊपर कोई वाइंडिंग की हुई है, ठीक है ना। अब इसके अंदर वाइंडिंग का काम कौन करता है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद में यहां पे जैसे कि दिख रहा है जो स्लॉट बने हुए उसके अंदर वाइंडिंग स्थापित की गई है, और वाइंडिंग स्थापित करने के बाद में आगे स्लिप रिंग लगाई हुई है, उसके ऊपर कार्बन ब्रश लगाए हुए हैं, और ये कैसे कार्य करते हैं, इसको सप्लाई देनी पड़ती है या नहीं देनी पड़ती है उसके बारे में भी बात करेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है आर्मेचर, और ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है। जैसे कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे ये छोटी छोटी पत्तियां होती है, यहाँ पे इस तरीके से छोटी छोटी पत्तियां होती है। इन पत्तियों को आपस में रिवेट करके यहाँ पे एक ड्रम नुमा आकार में यहाँ पे एक आर्मेचर को बनाया जाता है, जिसके ऊपर यहाँ पे स्लॉट कटे हुए हैं, ठीक है ना। और इसी स्लॉटों के अंदर हम क्या करते हैं, वाइंडिंग को स्थापित करते हैं। और उसके बाद में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो आर्मेचर होता है वो छोटी छोटी पत्तियों से निर्मित होता है, उनको एक साथ में रिवेट करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि ये जो पत्ती है इस प्रकार से पत्तियां बनाई जाती है। इन पत्तियों को क्या करते हैं, आपस में यहाँ पे रिवेट कर लेते हैं, ठीक है ना। और रिवेट करने के बाद में एक ड्रमनुमा आकार का हमारे एक आर्मेचर का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। और आर्मेचर का निर्माण होने के बाद में आगे कम्यूटेटर लगाए दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद में कार्बन ब्रश दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ये सभी किसके ऊपर स्थापित किए जाते हैं, शाफ्ट के ऊपर स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे बताऊं रोटर की बात करते हैं, स्क्वायर केज इंडक्शन रोटर की बात करते हैं। तो आपको ये खोखलाकार हमारे यहाँ पे बेलनाकार भाग होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये खोखलाकार एक बेलनाकार, ये पूरा खोखलाकार और बेलनाकार भाग होता है, ठीक है। इसके अंदर तांबे की छड़ों को स्थापित, ये आपको दिखाई दे रही ना, ये तांबे की छड़ें होती है। इन तांबे की छड़ों को स्थापित करके इनके दोनों सिरों पर यहाँ पे एंड रिंग कह सकते हैं इसको, एंड रिंग या फिर चलों के द्वारा, तांबे के चले होते हैं या फिर एंड रिंग बोल सकते हैं, इनके द्वारा दोनों को आपस में क्या किया जाता है, शॉर्ट सर्किट किया जाता है। जैसे ये तांबे की छड़ें थी, इनको दोनों साइड से यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बनाया जाता है, और इसी खोखले भाग को वापस इसके अंदर डाल देते हैं, और हमारे निर्माण हो जाता है यहाँ पे रोटर का, ठीक है। तो इसमें तांबे की छड़ें जो होती है, जैसे कि आपको ये दिख रही है ना तांबे की छड़ें, ये वाइंडिंग का काम
काम करती है। जैसे कि आर्मेचर के अंदर तो हम वाइंडिंग स्थापित करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो ये तांबे की सड़ें स्थापित की हुई है वो यहाँ पे काम करेगी वाइंडिंग का। उसके बाद में आगे बात करते हैं वाउंड रोटर के बारे में। तो आपको पता है कि जो वाउंड रोटर है वो हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर प्रयोग करते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, लेमिनेटेड लोह रॉड पर जिस पर स्लॉट कटे हुए हैं और उसी में हम वाइंडिंग स्थापित करके यहाँ पे वाउंड रोटर को बनाते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस वाउंड रोटर के अंदर कोई भी बाहर से सप्लाई हम नहीं देते हैं, ठीक है ना। रोटर के अंदर कभी भी बाहर से सप्लाई नहीं देते हैं और आर्मेचर के अंदर बाहर से सप्लाई दी जाती है। ये मेन अंतर है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे जो वाउंड रोटर है उसके अंदर सप्लाई कैसे नहीं दे रहे हैं वो आपको यहाँ पे समझना चाहिए। जैसे कि वाउंड रोटर में 3 फेज वाइंडिंग स्थापित करते हैं और इसी 3 फेज वाइंडिंग को हम तीनों सिरों को यहाँ पे स्लिप रिंग पर लाते हैं और स्लिप रिंग के माध्यम से हम यहाँ पे एक रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर को लगा के इन तीनों सिरों को शॉर्ट करते हैं। यानी कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का शुरुआती जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं और लास्ट में जब शुरुआती स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है, धीरे धीरे जब मोटर रनिंग स्थिति में आती है तब इन तीनों सिरों को वापस शॉर्ट सर्किट करके यहाँ पे मोटर रनिंग करवा देते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे पास में जो रोटर होता है उसके बाहरी सप्लाई नहीं देते हैं, लेकिन जो आर्मेचर होता है उसमें बाहरी सप्लाई देने के लिए यहाँ पे एक कम्यूटेटर होता है जिसे हम स्प्लिट रिंग बोलते हैं। अब ये कम्यूटेटर क्या करता है, इसी को डीसी में भी कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में भी कन्वर्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं स्क्वायर केज रोटर की बात करूं तो स्क्वायर केज रोटर में कोई सप्लाई हम बाहर से देते नहीं है, और अगर वाउंड रोटर की बात करूं तो उसमें भी बाहर से कोई सप्लाई नहीं देते हैं, ठीक है ना, और इसको बाहरी रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं। जो स्क्वायर केज रोटर है उसमें मध्यम श्रेणी का प्रारंभिक बलागुण प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो हमारे पास में वाउंड रोटर है उससे उच्च श्रेणी का बलागुण प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो प्रारंभिक टॉर्क ज्यादा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, वाउंड रोटर का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें आर्मेचर की तो आर्मेचर प्रतिरोध के द्वारा गति नियंत्रण संभव है। यानी कि आर्मेचर जो प्रतिरोध है आर्मेचर के उसके श्रेणी क्रम में लगा के 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर लगा के उसकी गति नियंत्रण करना बहुत आसान होता है, संभव भी है। लेकिन जो हमारे पास में यहाँ स्क्वायर केज रोटर है उसके अंदर ऐसी कोई बाहर से सप्लाई दे नहीं सकते हैं, तो उसमें कोई गति नियंत्रण करने का कोई रोटर के माध्यम से ऐसा कोई संभव नहीं है। और यहाँ पे अगर बात करें वाउंड रोटर की तो रोटर प्रतिरोध के द्वारा गति नियंत्रण संभव है। ये जो रोटर प्रतिरोध है ना इसके द्वारा गति नियंत्रण बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अब बात आती है हानि की। इस आर्मेचर के ऊपर क्या है, यहाँ पे कॉपर वाइंडिंग की हुई है, तो कॉपर वाइंडिंग यानी कि क्या हुआ, कॉपर ज्यादा है यहाँ पे, तो कॉपर वाइंडिंग करने के कारण यहाँ ताम्र हानि जो होगी यानी कि कॉपर हानि होगी वो अधिक होगी, और कॉपर हानि अधिक होने के कारण यहाँ पे दक्षता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर स्क्वायर केज रोटर की बात करते हैं तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि ताम्र हानि कम होगी, क्योंकि यहाँ पे कॉपर वाइंडिंग तो स्थापित नहीं करते हैं लेकिन कॉपर छड़ों का प्रयोग करते हैं, और कॉपर हानि कम होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दक्षता बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में वाउंड रोटर की बात करते हैं, इसके ऊपर भी वाइंडिंग स्थापित की जाती है जिसके कारण ताम्र हानि अधिक हो जाएगी और दक्षता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर वाउंड रोटर लगाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात आती है हमारे पास में स्क्वायर केज रोटर की, तो इसका यूज हम करते हैं 3 फेज स्क्वायर केज मोटर में और सिंगल फेज मोटर के अंदर प्रयोग करते हैं। अगर बात करें आर्मेचर की तो आर्मेचर का यूज यहाँ पे किया जाता है डीसी मोटर के अंदर। और अब हम बात करेंगे आगे जनरेटर के केस में। तो जनरेटर केस में आपको सबको पता है कि जनरेटर 2 टाइप के होता है, एक एसी जनरेटर होता है, दूसरा होता है हमारे पास में डीसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर के अंदर सैलिएंट पोल रोटर होता है और सिलेंड्रिकल पोल रोटर होता है, और डीसी जनरेटर की बात करते हैं तो उसके अंदर आर्मेचर ही होता है, ठीक है। और अब थोड़ी सी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो स्टेटर पे प्रयोग की जाती है। यहाँ पे जनरेटर के अंदर ये जो स्टेटर आपको बाहर वाला जो इस तरह रहने वाला भाग है उसके अंदर हम क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को स्थापित करते हैं। और अगर बात करते हैं यहाँ पे एसी जनरेटर में तो उसके अंदर 2 टाइप के जैसे घूमने वाले भागों के आधार पर एसी जनरेटर यानी कि अल्टरनेटर को 2 भागों में बांटा गया है, रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर। तो इसके रोटेटिंग आर्मेचर जो अल्टरनेटर है उसके अंदर फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे प्रयोग करते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होती है, रोटर पे होती है। ये तो यहाँ पे हो गया डीसी जनरेटर के जैसा ही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर है वो कम क्षमता के लिए उपयोग में लेते हैं, और अधिक क्षमता के अल्टरनेटर का प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो रोटर पे प्रयोग की जाती है और आर्मेचर वाइंडिंग है वो स्टेटर पे। ये यहाँ पे उल्टा हो रहा है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर के अंदर यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है वो कहां पे स्थापित की जाती है, तो आपको बताना है कि रोटर के ऊपर की जाती है, और आर्मेचर वाइंडिंग कहां पे की जाती है, तो स्टेटर के ऊपर की जाती है। इसी के साथ में जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो।